हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। प्रतिफल के आवश्यक तत्व बताइए, साथ ही प्रतिफल के अपवाद भी बताइए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिफल के कितने प्रकार हैं और प्रतिफल से क्या आशय है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रतिफल को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। इस वीडियो में हम प्रतिफल के बारे में सारी चीज़ें जो है कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो आगे भी मिलती रहें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। सेकंड, प्रतिफल की परिभाषा। थर्ड, प्रतिफल के आवश्यक तत्व। फोर्थ, प्रतिफल के अपवाद। फिफ्थ पॉइंट होगा प्रतिफल के प्रकार। और सिक्स्थ पॉइंट होगा हमारा एक केस। हाँ तो फ्रेंड्स, साधारण बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो प्रतिफल से तात्पर्य उस मूल्य या प्राप्ति से होता है जो वचनदाता के वचन के बदले वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक अनुबंध के दो भाग होते हैं, एक वचन, दूसरा वचन के लिए प्रतिफल। प्रत्येक व्यक्ति किसी काम को करने या न करने के लिए तभी वचन देता है जब उसको ऐसा करने के बदले में कुछ प्राप्त हो, और यह जो प्राप्त होता है वही प्रतिफल कहलाता है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है और दूसरा व्यक्ति उसे जो भी उस कार्य के बदले उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। ओके, आगे सेकंड पॉइंट है हमारा प्रतिफल की परिभाषा। तो प्रतिफल की परिभाषा जो है भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है या कुछ कार्य करता है या कुछ कार्य करने का वचन देता है तो ऐसा कार्य या वचन दूसरे व्यक्ति के वचन का प्रतिफल होता है। ठीक है, मतलब वही जो मैंने बताया कि किसी कार्य को करने या न करने के लिए एक व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वो क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। ओके, अभी हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है प्रतिफल के आवश्यक तत्व। तो इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं जिन पॉइंट्सों पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। दूसरा, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। तीसरा, प्रतिफल वर्तमान, भूत या भावी हो सकता है। चौथा, कार्य करने या न करने के लिए प्रतिफल। पांचवा, कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है जिस पर कि हम प्रतिफल के आवश्यक तत्व जो हैं देखेंगे। हाँ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर ही मान्य होगा एवं अगर कोई तीसरा पक्ष कोई कार्य करता है तो वह भी प्रतिफल नहीं होगा। मतलब कि प्रतिफल किस पर होगा, वचनदाता की इच्छा पर ही मान्य होगा। कोई तीसरा करता है तो वहाँ पर प्रतिफल जो है मान्य नहीं माना जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, अतः यदि प्रतिफल अस्पष्ट, अनिश्चित, छलपूर्ण, असंभव, भ्रमात्मक एवं कपटपूर्ण होगा तो वह प्रतिफल जो है नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो भी प्रतिफल है वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रतिफल वर्तमान, भूत या भावी हो सकता है। तो प्रतिफल की परिभाषा में प्रतिफल भूत, वर्तमान या भविष्य तीनों प्रकार से बताया गया है। ओके, चौथा पॉइंट है हमारा कार्य करने अथवा नहीं करने के लिए प्रतिफल। प्रतिफल किसी कार्य को करने अथवा न करने दोनों के लिए जो है लिया हो सकता है। ठीक है, मतलब प्रतिफल जो है दोनों के लिए हो सकता है, किसी कार्य को करने के लिए भी और किसी कार्य को न करने के लिए भी। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो कानून की दृष्टि से प्रतिफल का कुछ मूल्य होना चाहिए एवं काल्पनिक प्रतिफल को मान्यता नहीं है। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल न होने की स्थिति में अनुबंध वैध माना जाएगा। मतलब कि कुछ ना कुछ अगर हम कुछ सुविधा वगैरह कर रहे हैं तो उसमें प्रतिफल जो अवश्य होना चाहिए। अगर प्रतिफल नहीं है तो ऐसा अनुबंध जो है विधिमान्य नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है प्रतिफल के अपवाद। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि प्रतिफल के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है, लेकिन इन चीज़ों के बिना भी जो है संविधा वैध मानी जाएगी। किन परिस्थिति में, वो हम प्रतिफल के अपवाद में देखेंगे। ठीक है,
तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के अनुसार प्रतिफल रहित करार वैध है। कब वैध होगा? तो कुछ ऐसी परिस्थिति है जिनमें बिना प्रतिफल के किया गया करार भी वैध होता है। ठीक है, तो वे कौन से हैं? तो प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, शिवाय जबकि वह, मतलब कि वैसे तो प्रतिफल के बिना हम जो भी करार या जो भी संविदा करते हैं वो शून्य होती है, लेकिन ये कुछ परिस्थितियां हैं जो कि धारा 25 में बताई गई है, इनके अनुसार जो है अगर हम ऐसा करार करते हैं तो वे वैध माना जाएगा। तो वे परिस्थितियां कौन सी है? तो इसमें हम 3 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। पहला, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह द्वारा। दूसरा, स्वच्छता से की गई सेवा। तीसरा, समय निकल जाने पर ऋण का शोधन करना। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण किए गए करार। धारा 25A के अनुसार ऐसा करार जो प्राकृतिक प्रेम या स्नेह से प्रेरित होकर ऐसे पक्षकारों के बीच किया गया हो जो एक दूसरे के निकट संबंधित है, तो वह करार बिना प्रतिफल के भी वैध संविदा है, परंतु शर्त यह है कि ऐसा करार लिखित में होना चाहिए और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। मतलब कि यदि प्राकृतिक प्रेम और स्नेह द्वारा हम कोई करार करते हैं और निकट, मतलब कि जैसे कि माँ बेटे को करें, ठीक है, या फिर बाप बेटे को करे, ऐसे मतलब जो निकटी प्राकृतिक प्रेम और स्नेह हो, ऐसा अगर कोई करार होगा तो बिना प्रतिफल के भी क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है कि ऐसा करार लिखित या रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। किसके अनुसार? धारा 25A के अनुसार। अगला हमारा पॉइंट है सेकंड, स्वच्छता से की गई सेवा। ठीक है, तो धारा 25(2) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य वचनकर्ता के लिए स्वच्छता से मतलब उसकी इच्छा से पूर्ण में किया हो, जिसको करने के लिए स्वयं वचन दाता विधिक रूप से बाध्य था, तो ऐसे कार्य हेतु क्षतिपूर्ति या प्रतिफल करने का करार बिना प्रतिफल के वैध है। ठीक है, मतलब कि अगर स्वच्छता से कोई सेवा करता है तो ऐसा कार्य जो है बिना प्रतिफल के भी क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। ओके, तीसरा और लास्ट पॉइंट है हमारा समय निकल जाने पर ऋण का शोधन करना। धारा 25(3) के अनुसार कोई ऐसा करार जिसकी अवधि निकल चुकी है फिर भी पक्षकार ऐसे करार को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे करार को प्रतिफल रहित होते हुए भी वैध माना जाएगा। ठीक है, यदि ऋण का जो परिसीमा विधि द्वारा अवधि वर्जित हो चुका है पूर्णतः भगित चुकाने का लिखित करार करता है, तो ऐसा करार विधि मान्य संविदा होता है। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जिनमें संविदा बिना प्रतिफल के भी जो है वैध मानी जाएगी। ओके, किसके अनुसार? धारा 25 के अनुसार। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसमें कि है प्रतिफल के प्रकार, मतलब कि 5वां पॉइंट हमारा मेन प्रतिफल के प्रकार। तो इसमें प्रतिफल के 3 प्रकार होते हैं। पहला, भूतकालीन प्रतिफल। दूसरा, वर्तमान प्रतिफल। तीसरा, भविष्यकालीन प्रतिफल। ओके, हाँ, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है भूतकालीन प्रतिफल। भूतकालीन प्रतिफल क्या? तो जहाँ पर किसी संविदा के संबंध में कोई कार्य पहले ही किया जा चुका है तो वहाँ के लिए प्रतिफल भूतकालीन माना जाएगा। उदाहरण के लिए ए ने बी को 500 रुपये उसकी गरीबी में दिए, ठीक है, बी बाद में ए को 500 रुपये देने का वचन देता है, तो यह प्रतिफल कैसा होगा? भूतकालीन प्रतिफल जो है माना जाएगा। ओके, सेकेंड है हमारा वर्तमान प्रतिफल। वर्तमान प्रतिफल क्या है? तो जहाँ संविदा से संबंधित कोई कार्य संविदा के समय ही किया जाता है तो उसे वर्तमान प्रतिफल कहते हैं। ओके, तीसरा है भविष्यकालीन प्रतिफल। इसमें क्या होगा? तो जहाँ संविदा में किसी पक्षकार को कार्य के बदले परिश्रमक भविष्य में प्राप्त होता है तो वह भविष्यकालीन प्रतिफल कहलाएगा। ओके, उदाहरण के लिए ए बी के पुत्र को पढ़ाने का वचन देता है, बी ए को हर माह के अंत में 500 रुपये देने का वचन देता है, तो यह कैसा प्रतिफल होगा? भविष्यकालीन प्रतिफल होगा। क्यों? क्योंकि पहले वो काम करेगा उसके बाद में उसे प्रतिफल मिलेगा, तो ऐसा प्रतिफल क्या होगा? भविष्यकालीन प्रतिफल माना जाएगा। क्लियर? अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है केस। तो इसमें हमारा जो केस है वो है राज लक्की देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। इसमें क्या होता है?
तो इस वाद में यह भी निर्धारित किया गया कि दो पक्षकारों के बीच निकट संबंध होने पर यह जरूरी नहीं कि उनके बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह भी हो। इस वाद में काफ़ी झगड़ा और तकरार होने के बाद एक हिंदू पति और पत्नी ने अलग होने का निर्णय लिया। इस समय पति ने अपनी पत्नी के हित में एक रजिस्ट्रीकृत लेख पत्र निष्पादित किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के लिए एक अलग घर और अनुरक्षण के लिए खर्चा देने का करार किया। इस करार में दोनों के आपसी झगड़ों और तकरारों के बारे में भी जिक्र किया गया था। यह भी निर्धारित किया गया कि इस लेख पत्र के कथनों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि लेख कथन दोनों पक्षकारों के बीच परस्पर प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण निष्पादित नहीं हुआ था, बल्कि उनकी अनुपस्थिति के कारण हुआ था। अतः पत्नी लेख पत्र में वर्णित राशि को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी। ठीक है, मतलब कि भले ही वो दोनों पति पत्नी है, लेकिन उनके बीच में ऐसा प्राकृतिक प्रेम और स्नेह जैसा जो है कुछ भी संबंध नहीं था। इसलिए जो पत्नी होती है वो कोई भी राशि जो है प्राप्त करने की हकदार नहीं रहती। ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था प्रतिफल वो यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।